वास्तु विज्ञान काम कैसे करता है? वास्तु पंच तत्वों का समन्वय है। अगर ये किसी घर में बैलेंस होते हैं, समन्वित होते हैं, तो व्यक्ति तरक्की करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। अग्निकोण का नाम अग्निकोण इसीलिए है क्योंकि वहां पर अग्नि की प्रधानता है। अब जिसका नाम अग्निकोण है और वहां पर टॉयलेट आ जाए तो व्यक्ति को दुख दे। धन के मामले में, धन के मामले में, जन के मामले में, हेल्थ के मामले में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ से आ रही है हमारे घर में, वो धन लेकर आ रही है, इसलिए वहाँ का जो अधिपति देवता है वो कुबेर है। आज के समय में सबसे बड़ी टेंशन मुझे लगता है लोगों की पैसे से जुड़ी हुई होती है। वो ना हासिल कर पाना, इसके पीछे कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं? अलग अलग फैक्टर। नॉर्थ से आ रहा है, साउथ ईस्ट में कैश फ्लो है और WSW में बचता है। तो अगर इन तीन दिशाओं को हमने ठीक कर लिया तो हमारे पास निश्चित रूप से पैसा बचेगा। मैं यहाँ से जब निकल के अपने घर जाऊंगी तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँ अपने घर में? उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर शौचालय है तो वो आपके धन को, भाग्य को और आपके हेल्थ को नुकसान कर देगा। ऐसी स्थिति में जब आप किराए के मकान में हैं तो वहां पे भी इतना ही गौर करना है या सुधार फिर कैसे किया जाए? किराए के मकान में कराता है तो उसको इतनी संपन्नता आ जाती है कि वो 2 साल में नए अपने मकान में चला जाता है। मैं ये कैसे पहचानूं कि ये जो बीमारी है कि ये वास्तु के चलते हो रहा है या नॉर्मल है? अब पुराने घर से नए घर में आए हैं, पुराने घर में नहीं थी, नए घर में हो गई, हिस्ट्री भी नहीं है, तब तो हमें वास्तु को मानना। हमेशा हम ये सोचते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट को अगर हम घर पे बुलाएंगे तो वो तोड़फोड़ ज़रूर करवाएंगे, कोई ना कोई चीज़ वो इतनी महंगी कुछ बता देंगे या इलाज बता देंगे कि जो तो कर पाना हमारे तो बस में होगा नहीं। तो अभी बिना तोड़े फोड़े सब रेक्टिफिकेशंस के मेजर्स अवेलेबल। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत स्वागत है आप सभी का चिंतामणि SKT पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कभी सोचा है आपने कि आपके जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, चाह कर भी अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, धन दौलत की कमी हो रही है लाख प्रयासों के बाद भी, तो इसकी जड़ कहीं आपके घर में ही तो नहीं छुपी है? वास्तु विज्ञान बड़ा प्राचीन है और आपने अपने घर में वास्तु के हिसाब से परिवर्तन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन बहुत सी पुरानी ऐसी बात है जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हमें सिखा कर गए हैं। तो वास्तु विज्ञान से कैसे आप तरक्की पा सकते हैं और कैसे बिना तोड़फोड़ के, बिना बहुत ज्यादा टेंशन लिए आप घर में परिवर्तन करके अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इन सभी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ मशहूर वास्तु विशेषज्ञ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सुमित रावल जी का हम सभी स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। नमस्कार शालिनी। सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ कि वास्तु विज्ञान काम कैसे करता है, क्योंकि हम जब कोई घर खरीदते हैं, खासकर अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूं, तो घर खरीदते समय तो बनकर कैसा तैयार होगा लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है। सिर्फ घर बुक कर दिया जाता है, बनकर जब मिलता है तब पता चलता है स्वरूप ऐसा है। तो काम कैसे करता है वास्तु विज्ञान? पूरा विश्व जहां तक आप शालिनी जी देख पा रहे हैं वो सब पंच तत्वों से बना हुआ। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इसके इतर कुछ भी नहीं। तो वास्तु पंच तत्वों का समन्वय है। अगर ये किसी घर में बैलेंस होते हैं, समन्वित होते हैं, तो व्यक्ति तरक्की करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। और अगर ये बैलेंस नहीं होते तो यही तत्व दुख देने लग जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने अग्निकोण का नाम सुना होगा। अग्निकोण का नाम अग्निकोण इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर अग्नि की प्रधानता है, यानी फायर बेस्ड डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट कहते हैं उसे। अब जिसका नाम अग्निकोण है और वहाँ पर टॉयलेट आ जाए जिसमें ज़्यादातर जो कार्य है वो जल से संबंधित होता है, तो अग्नि बुझ जाएगी, यानी नैसर्गिक अग्नि जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो व्यक्ति को दुख देगा। लेकिन यही टॉयलेट अगर WNW में हो जाए जहाँ पर हमें वो चाहिए, या SSW में हो जाए जहाँ शास्त्र कह रहा है यमने नैऋत्य मध्य पुरीश मंदिरम संस्थिता, तो हम सुखी हो जाएंगे। इस तरह दिशाओं के अनुसार अगर हम पंचतत्वों का समन्वय कर लें तो वास्तुशास्त्र का आधार है वो। दूसरा आधार आकाश प्रकाश ऊर्जा के स्पंदन, यानी कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड और सूर्य से आता हुआ प्रकाश। अगर ये सब हमारे घर में अच्छा है तो हमारा जीवन खुशहाल और स्वस्थ रहेगा, और अगर ये बुरा है तो हमारा जीवन खुशहाल और स्वस्थ नहीं रह सकता। ये आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे।
कि व्यक्ति को स्वरूप तो बाद में पता लगता है, क्योंकि फ्लैट तो वो बाद में पहले बुक करा देता है। तो यहाँ से रेमेडियल वास्तु की प्रासंगिकता शुरू होती है, इंपॉर्टेंस चालू होती है कि जो आपने अपने बजट के अनुसार फ्लैट या घर को बुक कराया, ठीक कराया है, वो ज़रूरी नहीं कि बिल्डर ने उसे वास्तु सम्मत बनाया। और मैंने पैन इंडिया वर्क किया हुआ है, 25,000 से ज़्यादा मैं घर देख चुका हूँ आज की तारीख में। तो जो लोग कहते हैं कि हमने वास्तु के नियमों का ख्याल रखा है, वो भी नहीं रख पाते। तो अब आपने तो एक मिनिमम घर आज की तारीख में, अगर हम नोएडा की बात करें, तो 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का एक नॉर्मल फ्लैट है। हाँ, 50 लाख में नहीं है अब तो। नहीं है ना? हाँ, नॉर्मल मतलब कोई 1 BHK ही लेना चाहे हाँ, तो बात अलग है। हाँ, 5 करोड़ के आसपास का आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर, और वो वास्तु सम्मत नहीं है, तो क्या आप उसे तोड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं तोड़ पाओगे। तो अभी आज के तारीख में ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि वहाँ पर हम उस जगह पर वो वास्तु दोष रहते हुए हम उसको एनर्जी के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा शिफ्ट कर सकते हैं, या एनर्जाइज कर कर उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ये मैंने रेखा खींची है, इसे बिना मिटाए छोटी करनी है। तो बीरबल ने उसके आगे एक बड़ी रेखा खींच दी। इसका मतलब कहीं पर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है तो हम उसको पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिवेट करके उसको नलीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का फ्लैट या घर खरीद लें, उसकी रेमेडी आज की तारीख में पॉसिबल है। तो वो व्यूअर्स जिन्होंने शायद अपने घर में कोई परिवर्तन आज तक नहीं किया है, या शायद जो ये जानते ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है या करना चाहिए या उस ओर ध्यान भी देना चाहिए, वो सबसे पहले अगर आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो जी। अपने घर में किन चीज़ों को देखें? मैं यहाँ से जब निकल के अपने घर जाऊंगी जी। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँ अपने घर में? सबसे पहले घर में व्यक्ति को जो सबसे बड़ा वास्तु दोष है वो शौचालय का लगता है। उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व, यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर शौचालय है तो वो आपके धन को, भाग्य को और आपके हेल्थ को नुकसान कर देगा, और अक्सर ये पता नहीं होता। साउथ ईस्ट में अगर है तो अग्नि को मंद कर देगा, जिससे कि हेल्थ समस्या और कैश की समस्या आपको आ सकती है। तो सबसे पहले टॉयलेट की अगर आप पोजीशन देख के क्लैरिफाई कर लें, और वो देखेंगे कैसे? जो व्यूअर आपका पहली बार ही पॉडकास्ट देख रहा है तो वो देखेगा कैसे? तो घर का सेंटर निकाल लीजिए, वहाँ पर अपना कंपास रख लीजिए, आजकल मोबाइल में सब में अवेलेबल है, और एक मोटी मोटी दिशा जांच लीजिए कि ये मेरा उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट तक अगर टॉयलेट है तो वो आपको नुकसान करेगा। धन के मामले में, धन के मामले में, जन के मामले में, हेल्थ के मामले में, क्योंकि दिशाएं 16 हैं और हर दिशा का अपना बल है, एक पावर है, एक ऊर्जा है, वो वही देती है जिसका उसके पास बल है। तो मैं आपको एक नटशेल में बता देता हूँ कि किस किस दिशा के पास क्या क्या पावर है। तो नॉर्थ में मनी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ नॉर्थ से आ रही है हमारे घर में, वो धन लेकर आ रही है, इसलिए वहाँ का जो अधिपति देवता है वो कुबेर है। नॉर्थ ईस्ट भाग्य की दिशा है, वो भाग्य लेकर आ रही है। ईस्ट से जब सूर्य उगता है तो हम संसार को देख पाते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए वो पब्लिक कनेक्शन की दिशा है। सूर्य जगतस्व आत्मा, सूर्य जगत की आत्मा है, तो वो साथ में हेल्थ भी लेकर आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी लेकर आ रही है। साउथ ईस्ट महालक्ष्मी की दिशा है, तो लग्जरीज लेकर आती है। जिस व्यक्ति में जितनी फायर वो उतना अट्रैक्टिव होता है, और फायर को अगर एनर्जी से जोड़ दे तो आज की तारीख में जो पैसा है वो एनर्जी एक्सचेंज का रूप है। साउथ नेम फेम रिलैक्सेशन लेकर आता है, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी लेकर आता है हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशन में, वेस्ट प्रॉफिट लेकर आता है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें हमें लाभ ना हो, ये ह्यूमन नेचर है। हाँ। कोई भी नहीं करता ना। और नॉर्थ वेस्ट आपके जीवन में फ्लो और सपोर्ट लेकर आता है, कि एयर सबसे बड़ा लाइफ सपोर्ट है। तो ये 8 दिशाओं के 8 कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद अगर इन्हें और बाइफर्केट करते हैं तो NNE से हेल्थ, ENE से मजा, ESE से थिंकिंग, SSE से पावर एंड कॉन्फिडेंस, SSW से खर्चा, WSW से बचत, WNW से डिप्रेशन, और NNW से सेक्स एंड अट्रैक्शन आता है। अगर इन दिशाओं में अगर कोई वास्तु दोष है तो ये समझ लीजिए कि वो दिशा अपना काम करना बंद कर देगी, अपनी पावर लेस डाउन कर देगी, और आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ हट जाएगी।
टॉयलेट से शुरुआत करते हैं। अब इन 16 दिशाओं में टॉयलेट को एक बार देख लेते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर नॉर्थ में है तो पैसा खत्म, NNE में तो हेल्थ खत्म, NE में है तो आपका फेट, फोकस, फ्यूचर ये खत्म हो जाएगा। ENE में आपके पास लाख सुविधाएं हो लेकिन आपको जीवन में मजा नहीं आए। ENE का मतलब हुआ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा। अच्छा, ईस्ट में अगर होगा तो हेल्थ और पब्लिक आप के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हमें अच्छा काम करना है, अर्न करना है, तो हमें अपनी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को पब्लिक के पास तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। ESC में कोई वास्तु दोष हो तो ESC को एंग्जाइटी एंड चर्निंग की दिशा कहते हैं। तो अक्सर वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट फ्लश कर देगा एंग्जाइटी और चर्निंग को, यानी ओवर थिंकिंग को। अच्छा, तो ये तो अच्छा हुआ। हाँ, ये अच्छा हुआ। हाँ। लेकिन अगर बिजनेस में यहाँ पर हुआ तो बिजनेस किस पे चलता है? स्ट्रेटेजीज के ऊपर चलता है। एक फ्रेमवर्क बनाते हैं हम बिजनेस का ना, तो वो फ्रेमवर्क खराब हो जाएगा। साउथ ईस्ट में हुआ तो मैंने आपको कहा लग्जरीज नहीं आएंगी, लेडीज की हेल्थ खराब होगी। SSC में अगर आप अपनी बात ही कहने में सक्षम ना हो किसी से तो पावर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। साउथ में नेम, फेम, रिलैक्सेशन, रिकमेंडेशन खत्म हो जाएगी। SSW में एक्चुअली टॉयलेट होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में अगर होता है तो हमारे जीवन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन। इन 3 पायों के ऊपर हमारा ये सब कुछ टिका हुआ है। तो स्टेबिलिटी इन तीनों में खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े और उसके पास बचत हो। WSW में टॉयलेट होगा तो बचत को फ्लश कर देगा। वेस्ट में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट है, हम कोई भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं करते, लेकिन अक्सर बहुत सारी एंटरप्राइजेस ऐसी हैं जो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बचत के नाम पर उनको क्या मिलता है? कर्जा, लिमिट, ओवरड्राफ्ट। तो वेस्ट का टॉयलेट ये करता है। WNW जोन है डिप्रेशन का, वहाँ टॉयलेट अच्छा है। सोच मतलब शौचालय, ऐसे समझ लीजिए। नॉर्थ वेस्ट में फ्लो को रोकता है और NNW में हमारे रिश्तों के अंदर जो वार्मथ है, गर्माहट है, उसको खराब करता है। और ये टॉयलेट अगर ब्रह्म स्थान में बन जाए जहाँ से सारी दिशाओं को ऊर्जा मिलती है, सारी दिशाओं की ऊर्जा समाप्त कर देता है। बहुत, हालांकि मुझे लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मेरे जैसे लोगों के लिए, शायद इसीलिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि वो देख के बेहतर बता पाते हैं। आप लोगों के तो फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें हैं। व्यूवर्स से मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके घर का जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, वो किस दिशा में बना हुआ है, वो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और ये शायद सर आप इसलिए भी कह रहे होंगे टॉयलेट पर, मुझे लगता है वॉशरूम पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उन्हें बहुत चेंज भी नहीं कर सकते हैं। मंदिर को तो हम यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, हम अपना जो बेडरूम है उसको चेंज कर सकते हैं, मास्टर बेडरूम की जगह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वॉशरूम क्योंकि उससे वो पाइपलाइन जुड़ी होती है, सीवर जुड़ा हुआ होता है, तो हम वो नहीं सोच सकते कि अच्छा जी चलो यहाँ से तोड़वा करके यहाँ बना दे। वो तो जैसे आपको मिला है वो फिर वैसे ही मिलता है। महानगर संस्कृति में अगर आपका फ्लैट 10वें माले के ऊपर है तो वो 10 के 10 मालों की पाइपलाइन एक जैसी जाएगी। हाँ। अगर आपने अपना बाथरूम तोड़ दिया, ये दूसरी जगह शिफ्ट करो, तो इट इज डैम इम्पॉसिबल टू डू दैट। पॉसिबल नहीं है, या उसमें इतना खर्च लग जाएगा आपका कि हो सकता है कि 10 लाख रुपए तो खाली वॉशरूम चेंज करने के लिए ठीक बात। और उसकी पता नहीं सोसाइटी परमिशन देगी आपको या नहीं देगी, ये एक अलग विवाद का विषय है। तो आपका वॉशरूम किस दिशा में आपके घर में है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कैसे आपको वो चेक करना है वो तो आपको रावल साहब ने बता ही दिया। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल ये होगा नहीं आपके लिए। आज के समय में सबसे बड़ी टेंशन मुझे लगता है लोगों की पैसे से जुड़ी हुई होती है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा कमाना भी चाहता है और ज्यादा से ज्यादा बचाना भी चाहता है कि बैंक बैलेंस भाई हमारा बढ़ता चला जाए। तो वो ना हासिल कर पाना, इसके पीछे कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं? मैं आपको एक डायरेक्शनल ट्रायोलॉजी बताता हूँ। अगर आपको पैसा सच में कमाना है तो नॉर्थ से पैसे की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, साउथ ईस्ट से पैसा बचता है, वेल्थ में जनरेट से आता है, साउथ में बचता है, वेल्थ जनरेट करता है। अच्छा, WSW में बचता है वो, तो अलग अलग फैक्टर है। नॉर्थ से आ रहा है, साउथ ईस्ट में कैश फ्लो है, यानी अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी और कैश दोनों चाहिए, और WSW में बचता है। तो अगर इन 3 दिशाओं को हमने ठीक कर लिया तो हमारे पास निश्चित रूप से पैसा बचेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा फोकस बचाने पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस कमाने पे होना चाहिए। भगवान ने अगर हमें 1 लाख रुपए का खर्चा दिया है महीने का, तो हमारे पास 3 लाख रुपए आने चाहिए। हम 2 लाख का क्या करेंगे? ऑटोमेटिक बच जाएगा।
तो अपनी सर्विसेज को इसलिए ईस्ट को भी चेक करना है, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उसके खरीदार, उसके कनेक्शंस भी ज़्यादा आए। तो रूल क्या कहता है, वेयर यू फोकस इट ग्रोस। अच्छा। तो मध्यम वर्गीय का या जो लोग जॉब करते हैं उनका फोकस बचाने पे रहता है, क्योंकि उनके पास एक फिक्स इनकम होती है 50,000, 60,000, 2 लाख, तो खर्चों के साथ वो बचत भी लिमिट कर लेते हैं। लेकिन व्यापारी को कमाने पे लगाना चाहिए। तो अगर हमारा फोकस बदल जाएगा, ज़्यादा इनकम आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक ग्रो मोड पे बच जाएंगे। और वास्तु इसमें पूरी तरह से हेल्प करता है। चलिए मैं आपको एक वास्तु टिप दे देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। एक झरने की फोटोग्राफ लगा लीजिए नॉर्थ में, एक रेड कलर का ट्राइंगल लगा लीजिए साउथ ईस्ट में, और एक रेमेडी जिसको बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स ने भी करी है, वो है एक तेल का पीपा यानी टिन ऑफ मस्टर्ड ऑयल वेस्ट में रख लेने से आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पैसा आएगा भी, बचेगा भी, और उससे वेल्थ जनरेशन भी होगी। अच्छा, और ये तो बड़ा आसान से उपाय है, ईजी है, कोई भी कर सकता है। इसमें बहुत ऐसा खर्च करना है, पैसा लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये कुछ तो नहीं है ऐसा। क्या बात है। तो मैं कह रही थी कि सबसे बड़ी समस्या आज के समय में लोगों की यही है, और उसको आपने ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व भी कर दिया। छोटे छोटे उपायों का अगर हम करते हैं तो उसका लाभ अनंत गुना मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पेट दर्द के लिए भी सोचते हैं सर्जन के पास चले जाएं कि हाँ भाई हमारे पेट में क्या है, ऑपरेशन ही कर दें। नहीं, पहले छोटी छोटी चीज़ों को करें, उसका रस लें, उसके बाद आगे के देखेंगे। आप बहुत से लोगों का अब तक घर देख भी चुके होंगे, उनका वास्तु ठीक भी करा चुके होंगे, विजिट आपकी होती रहती होगी। इतने सारे अनुभव के बाद आपने क्या देखा कि ज्यादातर घरों में क्या दिक्कत है, या लोग क्या गलतियां करते हैं घर बनवाते समय? घर बनवाते समय सबसे बड़ी गलती बता दूं? हाँ। हो सकता है आपके कुछ व्यूअर्स बुरा भी मान जाए। जब हम घर बनवाते हैं तो हम एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ नहीं रखते। हम आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उन्हीं के कहते हैं कि तुम्हें हमारे वास्तु का ख्याल रख लेना। लेकिन आर्किटेक्ट की बारीकी तो स्ट्रक्चर को मैनेज करने में है, स्पेस को मैनेज करने में है। तो स्पेस मैनेजमेंट इज आर्किटेक्चर, और उसके अंदर सुख भरना वास्तुशास्त्री का काम होता है। तो हम कुछ पैसे बचाने के लिए अपना करोड़ों के मकान को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बड़ी गलती तो ये है। मुझे 90% लोगों ने जो विजिट पे बुलाया है वो अक्सर नॉर्थ ईस्ट उनका बंद होता है और साउथ वेस्ट खुला होता है। यानी नॉर्थ ईस्ट में कुछ हैवी कंस्ट्रक्शंस हो रखी होती हैं, और साउथ वेस्ट और वेस्ट के प्रेमिसेस खुले हुए होते हैं। उन्हें 110% दिक्कत आती है, और फिर वो बाद में वास्तु रेक्टिफिकेशन हमसे कराते हैं। अच्छा, और ये ज्यादातर घरों में आपको दिक्कत मिलती है? मैं 90% बता रहा हूँ। माय गॉड। बाकी जिसका नॉर्थ ईस्ट खुला है, साउथ वेस्ट में बना हुआ है, वो क्यों बुलाएगा? उसको दिक्कत ही नहीं आएगी जिंदगी में। हाँ। तो वो हमें नहीं बुलाता। 90% जब आप कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर। और इसीलिए मैं चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स से कि अगर सेम प्रॉब्लम आपके घर में भी है, फ्लैट में है, कहीं पर भी अगर आपने देखी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ये भी बताइए कि फिर आपको दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि 90% का मतलब तो फिर मैं भी मान के चल रही हूँ कि 100 व्यक्ति अगर देख रहा है, 1000 आदमी ने अगर ये पॉडकास्ट देखा, तो सीधा सा मतलब है कि 900 लोगों के घर में तो वो समस्या है ही। इसका मतलब ऐसा डाटा नहीं है। हाँ। अच्छा, आप जहां पे जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम जिनके पास है, वो 90% लोग वही हैं। ओके। सबके साथ नहीं है। दूसरी बात, आपने जो मैंने अभी बात बताई वो प्रीमिसेस की बताई, यानी आपका ओन प्लॉट। अच्छा, फ्लैट आप जो बात कर रहे हैं फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो फ्लैट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में बंद होगा, बड़ी खिड़कियां, गेट साउथ वेस्ट और वेस्ट में होंगे, ऐसे लोग बुलाते हैं। तो सीधा सा रूल है वास्तु का, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना चाहिए, लाइटर रखना चाहिए, और साउथ वेस्ट को भारी रखना चाहिए। क्यों? तो इसके पीछे साइंस क्या है? 3 दिशाओं की बात कर रहा हूँ ये मैं। साउथ और वेस्ट को भारी रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हल्का रखना चाहिए। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? देखो, नॉर्थ से धन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, तो नॉर्थ से आते हुए धन को साउथ में रोक लेना, ईस्ट से आते हुए पब्लिक कनेक्शन और हेल्थ को वेस्ट में रोक लेना। और इन दोनों के संघात से जो दिशा बन रही है नॉर्थ ईस्ट, वो असीम भाग्यकारक दिशा है। तो भाग्यकारी व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास हेल्थ वेल्थ भी है, लोग उसको जान भी रहे हैं, उसको साउथ वेस्ट में रोक लेना। इसीलिए वो खुली और ये बंद। और उल्टा हो जाएगा तो वहां से जो धन आएगा वो यहाँ से बह जाएगा। हाँ। यहाँ से जो हेल्थ और रिलेशंस आएंगे वो यहाँ से बह जाएंगे। यहाँ से जो आपका भाग्य जनरेट होना होगा वो साउथ वेस्ट से बह जाएगा।
अच्छा, पहले हम ये सुनते थे कि तिजोरी को घर में खास दिशा होती है जिधर की तरफ रखना चाहिए, और अब मुझे लगता है तिजोरी का वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है क्योंकि घर में लोग बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं। जी। तो क्या अभी भी ऐसा है कि आपकी अलमीरा का जो लॉकर है या आपकी जो मेन अलमीरा है वो उस खास दिशा की तरफ, या लॉकर या तिजोरी एक खास दिशा में होनी चाहिए? शास्त्र 2 तरह की दिशा बता रहा है। एक उत्तरे निधि संस्थिता, उत्तर दिशा में निधि यानी धन रखना चाहिए, यानी अपने घर के नॉर्थ में आप धन रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में विद्याभ्यास मंदिरम और सेविंग्स के जोन है। तो यहाँ पर तिजोरी रख के उसका फेस जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ रख लीजिए। तो मेरा आपके व्यूअर से निवेदन है कि आप किसी भी दिशा में तिजोरी रखें, 2 दिशाओं में बिल्कुल नहीं रखनी। एक तो SSW और एक WW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि एक्सक्रीशन की दिशा है। वहाँ पर रखेंगे तो सब कुछ चोरी होने का संभावना है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा आएगा वो उदासी लेकर आएगा साथ में आपके संचय नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट में वो उड़ जाएगा। तो आप बाकी दिशाओं में रखो ऐसी फेसिंग करके जिसमें तिजोरी की फेसिंग नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट हो, ताकि जब भी वो खुले अपार धन आपकी तिजोरी में आ जाए। दूसरी बात, अभी जो आपने कहा कि आप तो तिजोरी का फैशन ही चला गया हर बंदे को, तो UPI प्लास्टिक मनी ये चाहिए। हाँ। तो हम एक गलती करते हैं कि हमें जो अपने सेविंग की पासबुक्स हैं वो अलग दिशा में रखनी है और चेक बुक्स अलग दिशा में रखनी है। माय गॉड। हाँ, अच्छा इसको है। थोड़ा सा देख लीजिए कि सेविंग्स को निकालते किससे हैं? चेक से, यानी वहाँ से घट रहा है हाँ। और सेविंग्स में आ रहा है। तो सेविंग्स को रखिए WSW में और चेक को रखिए नॉर्थ वेस्ट में। आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, खर्चे कम हो जाएंगे। क्या बात है, ये एक और अलग टिप और शानदार, मुझे लगता है ये हमें टिप मिल गई। अच्छा, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, मुंबई में जिनके बड़े बड़े विला हैं, ये सब अपने घर को वास्तु के हिसाब से बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। हर सेलिब्रिटी का एक ना एक वास्तु कंसल्टेंट जुड़ा होता है। कुछ लोग इसको बताते हैं और कुछ लोग इसको छुपाते हैं। छुपाने का कारण भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने भर दिया है कि ये सांप सपेरों का देश था। तो हमारी जो गुह्य विद्याएं थी, गुप्त विद्याएं थी, परा विज्ञान जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड में ये डाल दिया कि ये सब कुछ अंधविश्वास है। तो करना तो सब चाहते हैं, प्राप्ति तो सबको चाहिए, लेकिन बताने में थोड़ा सा उन्हें भय लगता है कि हम लोगों को ने ये प्रैक्टिसेस करी, कहीं हमारा समाज ये ना समझ ले कि हम अंधविश्वासी। इसलिए चूंकि मेरा बेसिक काम इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंसी का है, तो आज जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो घर में सामान यूज़ कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज हम लोग वास्तु करते हैं। तो इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंसी इतनी प्रोमिनेंट हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति की मशीन लगाई, मान लो उसने 5 करोड़ रुपए की, और वो नहीं चली किसी कारण से, तो उसका पर डे का नुकसान बहुत होता है। 1-2 लाख रुपए पर डे उसके घटते चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग वो करते हैं और उसकी प्राप्ति होती है। कराते सब हैं, लेकिन बताते कुछ कम लोग हैं। क्या मैं ये मानूं कि वो बड़े लोग जो वास्तु के हिसाब से अपने घर में परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, उनके पास धन संपदा सब आ रही है, और वो लोग जो नहीं करा रहे हैं या जिन तक ये मैसेज पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, जैसा आपने कहा कि लोग छुपाते हैं इसे, तो उन तक वो मैसेज पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनके मिडिल क्लास होने या उनके गरीबी में होने की ये बड़ी वजह है? मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि वास्तुशास्त्र आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर बंदा जान रहा है उसको, लेकिन अगर वो उन उपायों को कर लेगा, उन सूत्रों को अपना लेगा, तो किसी की गरीबी से मिडिल क्लास में आने की संभावना बढ़ जाएगी, किसी की मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने की संभावना बन जाएगी, अपर क्लास की सेलिब्रिटी बनने की संभावना बन जाएगी। जैसे मैंने बिजनेस जब शुरू किया था तो बहुत छोटे लेवल पे किया और बहुत अच्छे लेवल पर चला गया वो। मतलब 5 साल में हमने वो सब प्राप्त कर लिया जो एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि हाँ ये सब कुछ होना चाहिए। तो जब आपके पैसे आते हैं तो मैम क्या करेंगे आप? नई प्रेमिसेस करेंगे, हाँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैंने भी यही किया। तो मैंने एक फैक्ट्री खरीदी और वो फैक्ट्री खरीदते ही सब कुछ जीरो हो गया, एकदम सुहा हो गया। तो उस फैक्ट्री का इतना इम्पैक्ट था, फिर किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया तो उसने कहा कि साउथ वेस्ट में जो कुआं है इसने आपको बर्बाद कर दिया। और जब हमने उसको बंद कराया
बाकी घर में वास्तु कराई तो 2 साल में वापस मिल गया सब कुछ। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था, गलती यही होती है कि व्यक्ति शुरू में कहता है कि मेरे को तो अपने कर्म पे विश्वास है, लेकिन कर्म तो सारे के सारे कर रहे हैं। तो जब नुकसान होता है तब वो आता है। मेरा जनता से निवेदन है कि आप पहले ही अच्छा करा लो, ताकि आपको बाद में नुकसान झेलने के बाद रेमेडीज ना करानी पड़े। हाँ, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे काहे तो को होए। हो, तो सुख में वास्तु करा लो। हाँ एक आपको टेस्टिमोनियल देता हूँ, हाँ यूट्यूब पे है मेरे, कि एक व्यक्ति जब मेरे पास वेबिनार में आया तो उसने कुछ उपाय करे और उसको बड़ा दुख था कि हम 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, एक चॉल में रहते थे। तो जो मैंने आपको एक उपाय बताया ना, एक झरना लगा लिया, एक ट्रायंगल लगा लिया, एक सरसों के तेल का पीपा रख लिया, 1-2 उपाय उसने उस रूम में ही कर लिए। और वापस उसने वेबिनार में आके बताया कि सर हमारे पास इतना बड़ा घर हो गया कि अब हम 10 लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो क्या झोपड़ी वाले नहीं कर सकते? क्या एक रूम वाला नहीं कर सकता? चॉल में रहने वाला नहीं कर सकता? करो और पाओ, यही कृपा। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बिना घर में तोड़फोड़ किए और बिना बहुत ज़्यादा खर्च किए आपको कैसे तरक्की मिल सकती है या तब्दीली आपके जीवन में आ सकती है, वो आपको इस पॉडकास्ट में आज पता चलने वाला है। सुमित जी, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि पूजा घर को लेके भी बहुत से मिथ भी हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से बना भी लेता है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि 2 BHK या 3 BHK जिसका घर है उसके पास अलग से पूजा घर की जगह हो, ये ज़रूरी नहीं है जी। तो ऐसे व्यूवर्स जो अभी शायद घर खरीदने वाले हैं या जो सोच रहे हैं कि हम पूजा घर को चेंज करके सही दिशा में रखें, तो उनके लिए क्या? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा है कि क्या पूजा घर के बाहर की तरफ भी हो सकता है? बहुत से घरों में मैंने घुसते समय देखा है कि बाहर ही वो पूजा घर बना लेते हैं और फिर उनके भीतर का प्रवेश है। ये इंडिपेंडेंट हाउस की मैं बात कर रही हूँ, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या सही दिशा है? देखो, हम वास्तु वाले हम तो दिशा की बात करेंगे, पूजा घर कहीं भी बना है। घर के बाहर अक्सर नहीं होता पूजा घर, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो प्लॉट की बात कर रहे हैं कि पहले प्लॉट है, फिर गार्डन है, फिर पूजा है, फिर घर है। ऐसा देखा होगा आप। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो 3 दिशाएं नोट कर लीजिए। जिसको धन की आकांक्षा है वो उत्तर दिशा में पूजा घर बनाए। जिसको कृपा की आकांक्षा है, लाभ चाहिए, जिसको भगवान की कृपा चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा घर रख ले। बनाना नहीं है, आप छोटा सा वुडन पूजा घर लेके वहाँ पे लगा लीजिए। और जिसको पब्लिक से फ़ायदा चाहिए वो ईस्ट में लगा ले। लास्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट के, चूँकि महालक्ष्मी की दिशा है, वहाँ पूजा घर हो सकता है। पूजा घर में जब हम दिया बत्ती जोत जलाते हैं तो वो उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर देता है। तो अच्छा ना, शुभ दिशाएं एक्टिवेट हो जाए। नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ जाएंगी, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भाग्य अच्छा काम करेगा। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसके जीवन में संघर्ष कम होता है। ईस्ट में पब्लिक कनेक्शंस बढ़ जाएंगे आपके, और साउथ ईस्ट में आपको कैश फ्लो की प्राप्ति हो सकती है। इन दिशाओं में पूजा करने से आपको शुभता मिलेगी। दक्षिण चूंकि यम की दिशा है तो हम पूजा करेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट पाएंगे। साउथ वेस्ट नैऋति यानी राक्षस और राहु की दिशा है, हम वहाँ पूजा करेंगे तो वहाँ के जो एट्रीब्यूट्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, स्टेबिलिटी, स्किल्स, ये खत्म हो जाएंगे। वेस्ट चूंकि शनि की दिशा है, अगर हम उसमें पूजा करेंगे तो हमारे काम लेट हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट वायु की दिशा है, हम वहाँ पूजा करेंगे तो हमारे को कर्जा आ जाएगा। इसीलिए शुभ दिशाओं में पूजा करिए, शुभ लाभ लीजिए, और साउथ वेस्ट और वेस्ट को छोड़ दीजिए। ये बड़ा मुझे सटीक लगा कि हम जहाँ दिया बत्ती करते हैं तो वो वहाँ की एनर्जी को और बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। हाँ, तो सही जगह पे अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है और प्रगति होना तय है। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ मुझे लगता है हमने पूजा घर की भी बात कर ली, हमने वॉशरूम की भी बात कर ली, अब किचन की बात करना फिर जरूरी हो जाता है। जी, गृहिणियों का तो ऑफिस किचन है और फैक्ट्री जो एक घर के अंदर होती है वो किचन ही होती है। हाँ, तो अगर वो ना बदला जा भी सके तो क्या सिर्फ किचन में जो चूल्हा हमारा है उसकी क्या दिशा में परिवर्तन करके सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं हो सकता, क्योंकि किचन में जो मेन काम क्या है, पकाना, हाँ, जलाना। हाँ। तो वो अगर धन की दिशा में आ जाएगी, जो नॉर्थ है वो जल तत्वीय दिशा है और अग्नि जल का दुश्मन है, तो वो आपके पैसे को नुकसान पहुंचा सकता है। नॉर्थ ईस्ट से भाग्य जल जाएगा आपका। तो ईस्ट से लेकर साउथ तक ये किचन की दिशाएं हैं, यहाँ होना चाहिए। अब आपका किचन तो नॉर्थ में है जो कि पैसा बर्न कर रहा है आपका,
अगर आप उसका मुंह बनाते समय ईस्ट में भी कर देंगे तो रहेगी तो वो किचन नॉर्थ में, तो बर्निंग तो चलती रहेगी, कुछ शुभता आ जाएगी। इसलिए फेसिंग उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन अगर संभव ना हो, अगेन वही मेट्रो सिटीज में जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे आपको एक बना हुआ किचन दे दिया गया है, तो उसमें आप लोग कैसे चेंजेस फिर करवाते हैं? अब हम एनर्जी शिफ्टमेंट एक प्रोसेस है, उसके द्वारा एक यंत्र यहाँ लगा के और एक यंत्र जहाँ हमें किचन चाहिए वहाँ पर उसको ऊर्जा को शिफ्ट करने का कोशिश करते हैं। अक्सर लोग इस पे बड़ा संशय करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आज से 20 साल पहले आपको पता था कि ब्लूटूथ से कोई फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है? नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। क्या कोविड से पहले जो हम ये कर रहे हैं, पॉडकास्ट का नाम भी सुना था आपने? नहीं। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ। आपके व्यूअर सुन रहे हैं, ये कंसेप्ट ही नहीं थे। क्या जूम मीटिंग सुनी थी आपने? कभी नहीं सुनी थी। तो उस तरह से ये कुछ नए कंसेप्ट्स आए हैं वास्तु के अंदर से, जिसमें हम वो चीज़ वहीं पर ही रहती है, उसका इम्पैक्ट चेंज करने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, आपका दांत टूट गया, ठीक है, आप खाने से वंचित हो गए, तो आप क्या करेंगे? इम्प्लांट लगा लेंगे। क्या इम्प्लांट लगाने के बाद खा पाएंगे? हाँ। ऑब्वियस है ना। हाँ। तो उपाय काम करते हैं, अगर नहीं कर पाए तो उपाय के द्वारा हम उसको राहत देने की कोशिश करते हैं। तो ये लेकिन वैसा ही इम्पैक्ट देता है जैसा अगर किचन वाकई उस दिशा में हो, तो बिल्कुल वैसे बराबर की ही दोनों की एनर्जी हो जाती है। अगर इम्प्लांट से खाना खा सकते हो तो उससे भी वो भी वैसे ही कर लेगा। हाँ। किसी की हड्डी ऐसे करके टूट जाए, हाथ लटक जाए, हाँ। तो डॉक्टर क्या करता है कि रॉड डाल देता है, तो उसका हाथ तो चल गया ना, उसका काम चल गया। बहुत थोड़ा बहुत दर्द होता भी होगा, हाँ। तो सह लेंगे। हाँ। लेकिन अगर 80% काम हो रहा है, जिसके पैसे पूरे जल ही गए हैं और हमने उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, अब जिस पे 0 है उसमें 50 ही आ गए, तो बहुत। हाँ, और हमने डॉक्टर पे ही अगर शक करना शुरू कर दिया, या हमने कह दिया हमें तो रॉड पे ट्रस्ट ही नहीं है, या हम तो इम्प्लांट टीथ का कराएंगे नहीं, हमारा भरोसा नहीं है, तो फिर तो आपका कुछ हो नहीं सकता, फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हाँ। और आपकी जय जयकार हो जाएगी। हाँ। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छा देता हूँ शालिनी जी। एक माँ के 3 बच्चे, जिसमें से 2 बहुत लायक हैं और एक बिल्कुल नालायक है। क्या आपने कभी किसी माँ को उसे घर से धक्का देते हुए देखा है, या बाप को दिया है? वो क्या करते हैं? वो सुधारने की कोशिश करते हैं, टीचर के पास जाते हैं सुधारने के लिए, किसी गुरुजी के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं उसके भले के लिए कि वो सुधर जाए। ठीक है ना। इसी तरह से हमारा घर भी है। हमारा घर बहुत प्यारा है, आश्रय है, हमारा कंफर्ट जोन है। हम कहीं बाहर भी जाते हैं, दुबई इतना अच्छी जगह, इतना साफ सुथरा, लेकिन फिर भी घर की याद आती है। 10 दिन बाद वहाँ भी बोर हो जाते हैं, यहीं घर चलो जी, वापस घर चलो, क्योंकि घर से हमारी अंतर चेतना जुड़ी हुई रहती है। तो जिससे हमारी अंतर चेतना जुड़ी हुई है, क्या हम उसको अनक्योरेबल छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे ना। तो ट्रीटमेंट तो कराना हमारा अधिकार है। तो क्यों ना नए एडवांसमेंट ट्रीटमेंट से कराएं। हाँ। अब ये ट्रीटमेंट के ऊपर फिर मुझे बताइए कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो किराए के मकान पे रह रहे हैं, और अपना घर शायद उनका 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तरक्की तो उनको भी चाहिए जो किराए के मकान पे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ है, एक तो हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, आप इसलिए किराए पर रह रहे हो, एक तो हो सकता है आप घर से दूर रह रहे हो ना, वहाँ पे बच्चे को पीजी में रहना मजबूरी है, या आपको रेंट के घर पे रहना मजबूरी है, वहाँ पे आपने तो अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, लेकिन अब आपकी ट्रांसफ़र वाली जॉब है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब आप किराए के मकान में हैं, तो वहां पे भी इतना ही गौर करना है, या सुधार फिर कैसे किया जाए? आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देता हूँ। एक तो व्यक्ति मजबूरी में किराए में रह रहा है कि उसके पास क्षमता नहीं है अपना मकान खरीदने की। तो जब वो व्यक्ति ऐसे ट्रीटमेंट्स अपने किराए के मकान में कराता है, तो उसको इतनी संपन्नता आ जाती है कि वो 2 साल में नए अपने मकान में चला जाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि वो चौल में रहते थे 10 लोग, वो अपने मकान में चले गए। दूसरी बात, जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, उनका भी अधिकार है अच्छे मकान में रहने का, क्योंकि इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ऐसा मान लीजिए कि एक शर्ट है आपके पास और आपने मुझे वो गिफ्ट कर दी, लेकिन है वो आप ही की कि ये पहनने के लिए ले लो और कुछ दिन बाद मुझे वापस कर देना। लेकिन वो शर्ट फटी हुई है, यहाँ पे उसमें छेद है, और मैं पहनूंगा तो कौन पहन रहा है फटी हुई शर्ट?
आप ही ऑब्वियस है। हाँ तो जब वास्तु से खराब घर में रहोगे तो उसका इम्पैक्ट चाहे किराए का हो चाहे अपना, इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। हाँ। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन जरूरी है किराए के मकान में भी। जब किराए के मकान में रहोगे कराओगे तो अपने मकान में चले जाओगे, और ट्रांसफरेबल जॉब में अगर कराओगे तो वहाँ जितने दिन रहना 2-4-5 साल वो सुख से रहोगे। किराए के मकान में गए और बीमार हो गए, हाँ। आपके सारे पैसे तो बीमारी में लग गए, तो क्या फायदा उसका। ये बीमारी का जब आपने जिक्र कर ही दिया है, तो क्या कोई दिशा घर की ऐसी होती है जो स्वास्थ्य के लिए ही जिम्मेदार है, या घर में अगर लगातार बीमारियां बनी हुई हैं तो उनके पीछे भी घर का वास्तु हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। पहली दिशा को नोट करिएगा, NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो दिशा ही औषधि कक्ष के लिए थी। यानी अगर हम वहाँ पर औषधि यानी दवाई रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने की संभावना है। इस दिशा में अगर धन्वंतरी जी की अगर एक छोटी सी आइडल लगा लें या छोटी एक तस्वीर लगा लें तो धन्वंतरी जी का आशीर्वाद हमें मिल जाता है, हमारे स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य जो दिशा का कैरेक्टर है वो हमारे पास इमोशनल रिलेशनल यानी इमोशन पे, रिलेशन पे, वेल्थ पे और हेल्थ पे लगातार पड़ता रहता है। जैसे कि जो नॉर्थ में जिनके दिक्कत होती है, नॉर्थ का बेडरूम यूज़ करते हैं, वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनको डर ज़्यादा लगता है। नॉर्थ ईस्ट वालों को भी ऐसा ही होता है, वो इसी चक्कर में भगवान की पूजा ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। ईस्ट में अगर हम लोग सोते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो पब्लिक की तरफ ज़्यादा जाता है, और ईस्ट में अगर टॉयलेट हो, चूँकि 72,000 नाड़ियों का पोषण सूर्य करता है हमारा, तो हमारे को ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या आने की संभावना रहती है। हमारे शरीर का एक बेसिक टेम्परेचर है 98.5, ऐसे ही है ना शायद, 98.6। तो 98.6 अगर टेम्परेचर नीचे चला जाए, यानी साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम हो, तो हमारे शरीर के ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हर दिशा आपको कुछ ना कुछ सोशल, इमोशनल और हेल्थ फैक्टर दे रही है। अब ये ढूंढना वास्तु कंसल्टेंट का काम होता है, वास्तुशास्त्री का काम होता है कि आपको जो समस्या आ रही है वो कौन सी दिशा से आ रही है, उसको ठीक करते हैं तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। एक बहुत कॉमन सी टिप देता हूँ आपको कि डायबिटीज़ की, हमारा कंट्री जो आज की तारीख में कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज हैं। तो शुगर कब होती है? जब हमारे घर के साउथ ईस्ट में नलका लगा होता है। अग्नि कोण में जब पानी चलता है तो वो डायरेक्ट हमारे पाचन तंत्र को इफेक्ट करता है, क्योंकि इंसुलिन जो बनता है वो अग्नाशय नामक एक ऑर्गन से बनता है। तो अग्नि का संबंध दोनों साइड से है। इसी तरह से जो लोग बार बार खाना खाने के साथ पानी पीते हैं उन्हें भी डायबिटीज़ होने की संभावना हो जाती है। तो अपने घर के साउथ ईस्ट से जल तत्व को हटाएं, हो सकता है आपको डायबिटीज़ में आराम हो जाए। क्या बात है। लेकिन मैं ये कैसे पहचानूं कि ये जो बीमारी है वो जेनेटिक रीज़न नहीं है, या अगर बुढ़ापे में, वो कहते हैं ना कि आपको समय के साथ भी कुछ बुढ़ापे वाली बीमारियां हो ही जाती हैं, तो मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि अगर घर में कोई बीमारी आई है तो वो किस वजह से आई है, इसमें वास्तु का दोष है भी या नहीं है? जेनेटिकल बीमारी बहुत ऐसा, हम हमेशा यही सुनते हैं कि आप उसको बहुत हद तक रोक नहीं सकते हैं। अगर शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट इशू है आपको, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वास्तु के चलते हो रहा है या नॉर्मल है? देखो, अगर आपके 4 फादर्स को कोई बीमारी हो रही है और आपको हो गई तो हम कह देंगे जेनेटिक्स है। हाँ। लेकिन अगर आपने घर को चेंज किया है, अब पुराने घर से नए घर में आए हैं, पुराने घर में नहीं थी, नए घर में हो गई, और इकट्ठे 2 मेंबर्स को हो गई और आपके पीछे कोई हिस्ट्री भी नहीं है, हाँ। तब तो हमें वास्तु को मानना पड़ेगा। तो लक्षण तो मैच कराने ही पड़ेंगे। जेनेटिक्स वाले को डॉक्टर को दिखाओ, हाँ। और जिसको घर के कारण कोई समस्या आई है उसको वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके ऊपर मैं कितना ध्यान दूं, मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ। उसके पीछे वजह ये है कि हर मिनट शंका के साथ जीना। अब मैं मार्केट गई हूँ, आजकल घर को सजाने का, पेंटिंग्स का बहुत चलन है। वो पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ जो ड्राइंग रूम होता था, लेकिन अब तो लोग बेडरूम में भी पेंटिंग्स लगा रहे हैं, और वॉशरूम तक में मैंने देखा है कि सजावट का बड़ा वहाँ पे चलन हो गया है। तो मैं बाजार गई हूँ अगर कोई पेंटिंग खरीदने के लिए, तो क्या मुझे उसमें भी ढूंढना पड़ेगा कि जी कुछ मैं गड़बड़ ना खरीद लूँ, किसी गलत दिशा में ना टांग दूँ? क्या ऐसा है? देखो, इतना वहम तो मैं भी नहीं करता। अच्छा। अब मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ और वो कह रहा है कि मुझे ये लैम्प बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। तो ऑब्वियस मैं उसे दिला के ही दूंगा ना। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लैंप रखने के बाद या पेंटिंग लगाने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है जो महसूस हो जाती है, तो उसको हटा दीजिए, सिंपल।
ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि एक शास्त्र है हमारे यहाँ, शकुन शास्त्र। तो जब मैंने वो पढ़ा एमए ज्योतिष में, तो वो कभी राइट पैर बाहर करो, कभी लेफ्ट करो, कभी ये करो, कभी वो करो, तो मैंने तो उसको बंद कर दिया कि आज ये वाला वार है तो इस दिशा में यात्रा नहीं करनी, ये वाला वार है तो इस दिशा में यात्रा नहीं करी। और आपको पता है वास्तु कंसल्टेंट हम तो 20-25 दिन हम घूमते ही रहते हैं, पूरा इंडिया घूम लिए हाँ। कहीं ना कहीं काम से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देश काल परिस्थिति और बुद्धि के अनुसार भी कर ही लेनी चाहिए, हाँ। नहीं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि शायद राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है वो शायद बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, उससे झगड़ा होता है। वो वैसे तो प्रेम के प्रतीक हैं, तो इसमें कुछ सच्चाई है क्या? अगर भगवान की कोई मूर्ति है तो बेडरूम में रखनी ही नहीं चाहिए। पेंटिंग भी नहीं लगानी चाहिए? पेंटिंग भी नहीं लगानी चाहिए, मूर्ति भी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर हम पेंटिंग, हमारी बॉडी रात को सोते समय अपने आप को रिवाइव करती है, तो बैड फ्यूम्स निकालती है, मतलब वो डिटॉक्सिफाई करती है रात को सोते समय। तो इसलिए जो लोग अच्छा नहीं सोते वो सुबह उठ के थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा है ना? आप एक जगह बैठे रहो 7-8 घंटे और लेकिन आप सो ना, फिर भी थक जाओगे। हाँ। तो इसका मतलब हमारी बॉडी कुछ ऐसे निकालती है एलिमेंट्स या केमिकल्स जो हमारे को रिलीज होते हैं स्लीप के समय। इसलिए स्लीप को कहा जाता है रिजुविनेशन, है ना? अगर आप किसी अच्छे ब्यूटिशियन के पास भी जाओ तो वो कहता है कि पानी ज़्यादा पियो और सो अच्छा और थोड़ी सनलाइट लो, है ना? हाँ। तो आपने एक चीज़ महसूस करी होगी कि कभी आपको रात को नहा के सोए हैं? हाँ। गर्मियों में अक्सर लोग करते हैं, नहा के सोते हैं। सुबह नहाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि लगता है कि कुछ तो मिसिंग है ना। बासी, हाँ। हाँ, बासी, बिल्कुल सही शब्द यूज किया। हाँ। तो रात को जो हमारे बॉडी से फ्यूम्स निकलते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी से, यानी भगवान की एनर्जी से। ताजगी, फ्रेशनेस तो तभी आएगी ना जब हम सुबह सुबह नहाएंगे। सुबह सुबह नहाएंगे। हाँ। तो बेडरूम में इसीलिए चूंकि बासीपना रहता है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से मिलती नहीं है, इसलिए राधा कृष्ण जी क्या और शिव जी क्या और हनुमान जी क्या बेडरूम में होने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत सटीक पॉइंट के साथ आपने समझाया है। और ईशान्यम देवता ग्रह, शास्त्र कह रहा है हर चीज की प्लेसमेंट के लिए उसने सूत्र दे रखे हैं, हमारे बनाए हुए कुछ नहीं है। ईशान्यम देवता ग्रह आग्नेयम पाक मुच्चित नैऋत्य शस्त्रागारम वायव्य भंडार संस्थिता पूर्व स्थित सभागारम दक्षिणे शयनम च उत्तरे निधि संस्थिता। तो जब बता रहा है वो आपको साफ साफ, तो क्यों बेडरूम में रखना? ईशान कोण में रख लो, उत्तर में रख लो, फायदा लो उसका। एक मुझे लगता है बिल्कुल लेमैन वाला सवाल मैं आपको पूछ रही हूँ, जिसकी सबको ज़रूरत है और जो हर कोई जानना चाहता है कि हम जब घर के अंदर एंटर होते हैं तो जूते चप्पल जो बाहर से पहन के आते हैं, कुछ लोग वहीं उतारते हैं घर के बाहर, और कुछ लोग घुसते साथ जो जगह होती है वहाँ पर शायद शू रैक बनाते हैं या उस जगह पर रखते हैं। तो क्या उसकी भी कोई सही पोजीशन बताई गई है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? और क्या उसको ऐसे बिखेर के छोड़ देना या समेट के रखना, इसे लेकर भी कोई विज्ञान काम करता है? वास्तु की नहीं, जनरल बात बता देता हूँ। आपने जनरल क्वेश्चन पूछा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी सफाई तो चाहिए। अब आप जूते बिखरे होंगे तो इसका मतलब आपके दिमाग में बिखरा हुआ है। अगर आप जूते समेट के रखेंगे इसका मतलब आपके दिमाग में डिसिप्लिन है। तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति डिसिप्लिन होगा तो उसकी सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। जो बिखरा हुआ जिसके यहाँ सामान होगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कम होंगे, ऑब्वियस है। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो जैसे हम शूज़ उतारते हैं और हमारे शूज़ गंदे वंदे घर के बाहर पड़े हैं, तो हो सकता है आपके मूड खराब होने की संभावना ज़्यादा रहे। तो मेरा दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको घर के बाहर शूज़ उतार रहे हैं तो एक क्लोज शू रैक रखें। वैसे SSW साउथ और साउथ वेस्ट शूज़ रखने की अच्छी दिशा है, अगर आपको वो मिलती है तो वहाँ पर एक शू रैक बनवाएं और अपने शूज़ को वहाँ पर रखें। ये सवाल मैंने शो शुरू होने के पहले भी पूछा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारा अधूरा रह गया था जब आपने ये कहा था कि वॉशरूम सबसे पहले लोग अपना ज़रूर चेक करें। मेरा हर वो व्यूवर या मैं खुद भी क्या अपने घर में वो देखूं, जैसे हो सकता है मेरे पास सारी सुख समृद्धि है, मुझे नहीं मालूम चल रहा कि मेरे साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या अब मुझे वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, या इसके बाद भी मुझे कोई चीज़ चेक करके या वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना ही चाहिए? मेरा थोड़ा सा मत अलग है इस विषय में। हाँ। देखो, अगर आपका घर बना हुआ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपका हेल्थ वेल्थ रिलेशन बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप स्वस्थ भी चले जाओगे ना तो 2-3 चेकअप करके वो बता ही देगा, यार तुम्हारे यहाँ पे ऐसी दिक्कत लग रही है कि ये हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर दिक्कत आ रही है
तो ज़रूर चेक कराना चाहिए। अगर आप स्वस्थ मस्त आनंदित हैं तो क्यों बुलाना और अपने दिल में वहम ही डालना। और वहम का इलाज सुना है लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। हाँ। तो आजकल यही हो रहा है कि व्यक्ति रील्स देखकर और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या गूगल यूनिवर्सिटी से कुछ चीज़ें देख लेते हैं, अपने आप से रिलेट कर लेते हैं और कभी कभी गलत उपाय भी हो जाते हैं। तो अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आनंदित चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, तो कोई वास्तु कंसल्टेंट की नीड नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, है ना। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर दिखाना चाहिए। हमेशा हम ये सोचते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट को अगर हम घर पे बुलाएंगे तो वो तोड़फोड़ ज़रूर करवाएंगे, कोई ना कोई चीज़ वो इतनी महंगी कुछ बता देंगे या इलाज बता देंगे कि जो तो कर पाना हमारे तो बस में होगा नहीं। तो क्या ये वाकई सच है? और एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ कैसा होता है फिर? एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ के दो रूप होते हैं। उसमें एक क्लाइंट का रूप है, यानी आप मकान बनवाने से पहले बुलाओ तो वास्तु दोष रहेगा ही क्यों। हाँ। और दूसरी बात, अगर आपका मकान या फ्लैट बन चुका है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो अभी बिना तोड़े फोड़े सब रेक्टिफिकेशंस के मेजर्स अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना क्योरेबल हो, तो वो करा लीजिए। क्यों तोड़फोड़ करानी? हमने तो आज तक एक ईंट भी नहीं हिलवाई। अच्छा। हाँ जी। अगर रेमेडियल पे जा रहे हैं तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हिलाना। ठीक कुछ है। कलर्स चेंज करने के लिए हम जरूर कह सकते हैं, आप कलर्स चेंज कर लीजिए या पर्दे चेंज कर लीजिए। बाकी अगर टॉयलेट है तो शिफ्टिंग है उसके लिए। कलर साइंस भी वास्तु का दोनों में रिलेशन है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इज वास्तुशास्त्र। हाँ। तो अगर आप कोई एलिमेंट की बात करोगे तो आपको एक कलर उभर के आएगा। एग्जाम्पल जल कहूंगा तो कौन सा रंग दिखाई दे रहा है अभी आपको? ब्लू। ब्लू ना। हाँ। ठीक है। और फायर बता रहा हूं तो कौन सा कलर? रेड। रेड। तो इसीलिए कलर्स उतना ही इम्पैक्ट करते हैं जितना हमारे ऊपर तत्व इम्पैक्ट करते हैं, और तत्व बैलेंसिंग कलर से होती है। कोई एक टिप मैं चाहती हूँ जो आप हमारे व्यूवर्स को दें, जो सभी के लिए काम की हो। अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए तो एक कपूर की टिक्की को घर के सेंटर में और एक साउथ ईस्ट में जलाना शुरू कर दें 21 डेज तक। उसके बाद उसे छोड़ दें, 10-12 दिन बाद फिर शुरू कर दें। ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत सारी वेल्थ को उन्होंने अट्रैक्ट किया है हेल्थ के साथ। आसान उपाय है, करके देखना। मैं अब इसके बाद रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलने वाली हूँ, जो आपको फटाफट से जिसका जवाब देना है। और ये मिथ्स हैं कुछ, मुझे लगता है वास्तु से जुड़े हुए, जो क्या सही है या गलत है वो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। पहला सवाल, घर का मेन गेट दक्षिण में हो तो अशुभ होता है? 32 तरह के द्वारों में दक्षिण में 2 द्वार बहुत अच्छे हैं, एक विथत और एक ग्रह अक्षत, जिन्हें हम S3 और S4 के नाम से जानते हैं। अगर ये द्वार मिल जाएंगे तो दक्षिण जय जयकार करा देगा आपकी। बाकी सारे के सारे जो द्वार हैं वो खराब है। दूसरा सवाल कि हर घर में मनी प्लांट होना ही चाहिए, मनी प्लांट अगर लगा लिया तो फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो मनी प्लांट के वन लगा लेते हैं लोग, उसमें क्या है। वहाँ निधि वन में वन मनी प्लांट का ही होता है वृंदावन में। हाँ। या कोई एक हम भी ऐसे ही बना लेते हैं कोई तीर्थ। तो मनी प्लांट की दिशा नोट करिए, नॉर्थ में लगाएंगे, ब्लू कलर की बॉटल में लगा लेंगे तो पैसे आने की संभावना है। उसमें भी संभावना है? संभावना है, वास्तुशास्त्र संभावनाओं का विज्ञान है, करके देखना पड़ेगा। हाँ। तीसरा सवाल, घर में शिवलिंग अगर रखा है तो वास्तु दोष को आप बढ़ा रहे हैं? शिवलिंग घर में रखा ही नहीं जाता, और अगर आपको शिवलिंग रखना है तो नर्मदेश्वर रखिए, वो भी केवल अंगूठे के बराबर का, बस इतना। उससे बड़ा नहीं रखना नहीं चाहिए। रखना चाहिए। चौथा सवाल, टूटी फूटी चीजें अगर घर में रखी हुई हैं तो दरिद्रता इससे बढ़ेगी? इसका तो आप ही आंसर दे दो, रखनी चाहिए वो टूटी फूटी चीजें। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि बाहर फेंकना चाहिए उन्हें, जो टूट जाए उसे बाहर फेंक के नई चीजें ले आओ। हाँ। क्योंकि नई चीजें नई एनर्जी देती है। अच्छा। हाँ, नई चीजें नई ऊर्जा देती है। देखो मैं एक बहुत खराब एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग हमेशा अंडरगारमेंट सफेद पहनते हैं, लेकिन जब नए पहनते हैं तो नई ऊर्जा महसूस करते हैं, है ना। तो नई चीज नई एनर्जी लेकर आते हैं, तो इसलिए पुराने से बहुत ज्यादा देर तक चिपका ना रहे, केवल रिलेशंस को छोड़ के बाकी चीजें बदलने की चेष्टा करें। ये सही बात आपने कह दी। अच्छा, पांचवा है कि बेड के नीचे अगर सामान रखने की आदत हमने डाली हुई है तो उससे नेगेटिव एनर्जी आएगी। रात को जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी बॉडी रिजुविनेट करती है, तो उसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप बेड के नीचे नॉन कंडक्टिव चीज़ें रखें, जैसे कपड़े रखें, लेकिन शूज़, बर्तन और शस्त्र बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जिस बॉडी पार्ट पे आपके वो बर्तन रखा होगा वो दर्द करने लगेगा। अच्छा। तो इसलिए आप कपड़े रखिए, मोर देन वेलकम, लेकिन
क्रॉकरी, शस्त्र यानी कोई बंदूक हाँ। छिपाने के लिए वो मत रखिएगा, और मेटल का कोई सामान। ये क्या पलंग के नीचे का मतलब पलंग के नीचे या बेड बॉक्स को भी हम उसमें ही काउंट करते हैं? ऑब्वियस है, सारे घरों में बेड बॉक्स है, पलंग के नीचे कौन रख रहा है आज? ठीक बात। अब आखिरी सवाल है कि घर के हर कोने में मिरर लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। मिरर बिल्कुल मना है बेडरूम में, क्योंकि मिरर रात को बैड एनर्जीज को देता है, या हमारी ही एनर्जी को मल्टीप्लाई करके वापस भेज देता है। रात को आपने क्या कहा, उबासी एनर्जी निकलती है ना, तो उसी को ही वापस भेज देता है। तो बेडरूम में मिरर होने से अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। मिरर की दिशा नोट कर लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लगाएं और आपको धन संपन्नता और समृद्धि मिलेगी। हर दिशा में एनर्जी अलाउड नहीं है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं व्यूवर्स से ये चाहती हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि इस पूरे पॉडकास्ट से आपको सीखने के लिए क्या मिला, आपका टेक अवे इसमें क्या है, और वो कौन सी तब्दीली है जो आप अपने घर में करेंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद आपको पता चल गया कि वो तो गड़बड़ी थी आपके घर में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आसान भाषा में आपने समझाया। वास्तु के बारे में मेरी भी समझ, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ी कम थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद थोड़े मेरे भी वो जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुले। थैंक यू सो मच। लास्ट टिप बता रहा हूँ कि हमेशा दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, ताकि हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्शन बन जाए और हम स्वस्थ रहें। मैं बेड की दिशा नहीं बता रहा, हाँ। केवल सिर की दिशा बता रहा हूँ। बेड आपका किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन सिर हमेशा दक्षिण में होना चाहिए। एक टिप और, घड़ियाँ हमेशा मैकेनिकली रोटेट होती हैं, तो वो एक एनर्जी का सेंटर है, वो एक दिशा को एनर्जाइज कर सकती हैं। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में घड़ियाँ लगाने से हमें लाभ होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।